डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास भूगोल का चैप्टर 4 कृषि चैप्टर को शुरू करते हैं। और 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए और वैसे भी सामान्य ज्ञान जानने वाले विद्यार्थियों के लिए ये चैप्टर समझना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्रीकल्चर, कृषि। अब देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि भोजन मनुष्य की आधारभूत आवश्यकता है। देश के प्रत्येक नागरिक को ऐसा भोजन मिलना जो उसे न्यूनतम पोषण स्तर प्रदान करे, जैसे उसको हम खाद्य सुरक्षा कहते हैं। और खाद्य सुरक्षा को लागू करने के लिए हमारे लिए क्या है, कृषि का पैदावार और कृषि का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम कृषि से संबंधित जितने भी कंसेप्ट है वो क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कृषि क्या है, एग्रीकल्चर क्या है। भूमि को जोतने, फसल को उगाने, पशुओं को पालने, मछली पकड़ने, इन सारी गतिविधियों को मिलाकर जो काम हम करते हैं वो क्या कहलाता है, कृषि कहलाता है। ये सारे काम कृषि से ही रिलेटेड होता है। और समाज के अंदर, देश के अंदर जितने भी लोग हैं उन सब का पेट पालने के लिए कृषि एक सबसे प्रमुख क्या है, व्यवसाय है। कृषि का महत्व, भारत कृषि प्रधान देश है और भारत की 70% जनसंख्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से कृषि पर ही क्या रहती है, निर्भर रहती है। कुछ प्रत्यक्ष रूप से हमें काम करते दिखाई देंगे कृषि के अंदर, वो प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं सेवाएं प्रदान करते हैं, वो भी कृषि पर निर्भर है। राष्ट्रीय आय में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, हमारे देश के कृषि का देश के सकल राष्ट्रीय आय में, सकल घरेलू उत्पाद में, हमारी जीडीपी में 45% क्या है, योगदान है। क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और ज़्यादातर लोग कृषि पर ही क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। और कृषि के प्रकार कितने हैं, अब देखिए कृषि के विभिन्न प्रकार हैं। क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक आधार पर भारत में, दुनिया का एकमात्र भारत ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा चीज़ों को, तरह तरह की फसलों को, सब्जियों को उगाया जाता है। क्योंकि हमारी जलवायु और हमारी भौतिक आकार जो है वो ये चीज़ हमें क्या करती है, प्रदान करती है। प्रारंभिक कृषि, जिसको जीविका निर्वाहन कृषि कहा जाता है। प्रारंभिक कृषि एक्सप्लेन करेंगे, गहन कृषि क्या है ये एक्सप्लेन करेंगे। इन दोनों चीज़ों में समय के अनुसार बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। तो सबसे पहले हम देखिए, आइए समझते हैं प्रारंभिक कृषि और निर्वाह कृषि क्या है। देखिए, प्रारंभिक कृषि, निर्वाह कृषि के क्या होता है कि उसमें हम क्या करते हैं, घर के सदस्य ही मिलकर जीविका निर्वाह कृषि में हल जोतते हैं, बीज डालते हैं, खुदाई करते हैं और अपने सामान्य औजारों से खेती करते हैं। और उसमें क्या होता है कि इतना उत्पादन किया जाता है कि वर्ष भर अगली फसल आए जब तक परिवार के लिए अनाज का क्या कर लेते हैं, संग्रहण कर लेते हैं। तो जीविका कृषि में कृषि से धन कमाने की कोई प्रक्रिया नहीं होती। जोहोम कृषि, जिसको कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है, और अलग अलग राज्यों में, अलग अलग दुनिया के देशों में जोहोम कृषि को अलग अलग नाम से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है, और अरुणाचल राज्य में इनको और अलग नाम से, तमिलनाडु, हर एक राज्य में अलग नाम से जाना जाता है। तो जोहोम स्थानांतरित कृषि है वो इस प्रकार की खेती है जब किसान जमीन के एक टुकड़े को क्या करते हैं, चुनते हैं। चुनने के बाद वहाँ पर जो भी झाड़ बहुत झाड़ियाँ होती है उनको जला देते हैं। फिर जो राख होती है उसके अंदर बीजों को क्या करते हैं, मिला देते हैं और फिर वहाँ पर खेती की जाती है। जब तक उस खेती में उपजाऊपन है, किसान वहाँ पे खेती करता है। उसके बाद उस जगह को छोड़कर वो दूसरे स्थान पर चला जाता है, वहीं पे जाकर फिर कर्तन दहन करता है। कर्तन दहन का मतलब काम करना, फिर उसको दहन करना, जला देना, और जो जले हुए अवशेष होते हैं उसी को खाद के रूप में इस्तेमाल करता है और भूमि को उपजाऊ बनाकर प्रयोग करता है। तो इसको हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं, जो समय समय के अनुसार अपने स्थान को क्या करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। गहन जीविका कृषि, देखिए ये वर्तमान समय की कृषि है। इस प्रकार की कृषि में हम उन क्षेत्रों को लेते हैं जहाँ पर क्या होता है, जगह तो कम होती है, लोगों के पास क्षेत्र कम होते हैं, जनसंख्या ज़्यादा होती है। तो उस जनसंख्या का पेट भरने के लिए जब कृषि करनी होती है तो अत्याधुनिक बीजों से, अत्याधुनिक खाद से और औजारों से क्या किया जाता है, कम जगह के अंदर ही ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। एक साल में 2 से ज़्यादा फसल लेने का प्रयास किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, गहन जीविका कृषि
कहते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में ये कृषि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जनसंख्या का जो विस्फोट हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है और हर एक व्यक्ति को क्या करना है, जीवित रहने के लिए अनाज चाहिए, तो उसके लिए गहन कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। वाणिज्य कृषि, वाणिज्य कृषि जब से वैश्वीकरण हुआ है, हरित क्रांति आई है, वाणिज्य कृषि का महत्व बढ़ा है। वाणिज्य कृषि का काम है, ये एक आधुनिक कृषि है, इसमें निवेश किया जाता है, जिस तरह उद्योगों में निवेश किया जाता है इसमें निवेश किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी मशीनों से का प्रयोग किया जाता है, अच्छे अच्छे उर्वरक बीज डाले जाते, खाद डाले जाते, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है और जिनसे क्या किया जाता है, पैदावार को बढ़ाया जाता है, तो उसको हम वाणिज्य कृषि कहते हैं। इसको हम व्यापारिक कृषि भी कहते हैं और इसको हम इंग्लिश में कैश एग्रीकल्चर भी कहते हैं, क्योंकि ये कृषि में हम क्या करते हैं कि पैसा इसलिए लगाते हैं कि पैसे से और ज़्यादा पैसा बनाया जाए, व्यापार किया जाता है इस कृषि का। इस कृषि में ज़्यादातर जैसे हम कपास का उत्पादन करते हैं, गन्ने का उत्पादन करते हैं, चाय का उत्पादन करते हैं, कहवे का उत्पादन करते हैं, गेहूं का उत्पादन करते हैं। रोपण कृषि पर प्रश्न आपसे, रोपण कृषि किसे कहते हैं, तो रोपण कृषि अपने आप में मैं बता दूं, एक तो बहुत बड़े एरिया में की जाती है, ठीक है ना, छोटी छोटी पौध होती है वो इसमें लगाई जाती है, इसीलिए इसको रोपण कृषि कहा जाता है। चावल धान की खेती की जाती है, गन्ने की खेती की जाती है और जितनी भी पौध लगाई जाती है, रबड़ है, ये कहवा वगैरह, ये सारी रोपण कृषि में आती है और ये प्रमुख रूप से वाणिज्य कृषि है। वाणिज्य कृषि है क्योंकि इसका व्यापार की दृष्टि से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और भारत के विभिन्न भागों में ये रबड़ की खेती, चाय, कहवा वगैरह ये पैदा किया जाता है। शस्य प्रारूप भारत का, अब देखिए ऋतुओं के आधार पर हम भारत को 3 तरह की फसल करते हैं, जिसको शस्य प्रारूप में 3 रूप है, रबी, खरीफ और जायद फसल। अब हम इसको एक एक को समझते हैं। रबी फसलें क्या है, देखिए ये फसल क्या होती है, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में क्या की जाती है, बोई जाती है। तो हम अनुमान लगाइए, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, आप देखिए दिवाली के आसपास आपके आसपास कौन सी फसल को बोया जाता है, तो आपको पता होगा कि जब होली आएगी, होली के आसपास हम गेहूं की कटाई करते, जौ काटते, चना काटते, मटर, सरसों, ये चीज़ें ज़्यादा होती है। तो ये हमारी रबी की फसल होती है जो अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में बोई जाती है और सर्दी में इसका थोड़ा कम तापमान चाहिए होता है। उसके बाद में जैसे ही उच्च तापमान होता है ये पक कर तैयार हो जाती है और होली के आसपास हम इसकी क्या कर लेते हैं, कटाई कर लेते हैं। तो ध्यान रखना है कि आप दिमाग में ऐसी सूची हो, कभी खेतों का आप घूमने जाए, खेतों में देखे, विचरण करे, तो आपको पता चलेगा कि गेहूं होता है उसी समय जौ भी लगाया जाता है, चना भी लगाता है, मटर भी होता है, सरसों भी होता है, तोरिया भी लगाया जाता है और भी जो जो चीज़ें आपके जहन में हो आप उनकी सूची अलग से बना सकते हैं। ये रबी की फसल होती है। खरीफ की फसल में क्या होता है, ये इसका जब मानसून आता है उसी समय इनको बोया जाता है। मानसून आने का मतलब आप समझिए, मानसून आता है जून, जुलाई, अगस्त में इन फसलों को बोया जाता है। तो जिनमें से क्या फसल होती है, मक्का होती है, ज्वार, बाजरा, हरड़, मूंग, उड़द, कपास, जूट आदि ये फसलें बोई जाती है। इनको हम क्या कहते हैं, खरीफ की फसलें कहते हैं। जायद की फसल और है, जायद की फसल में क्या होता है कि दोनों फसलों के बीच का जो अंतर होता है 15, 20 दिन, महीना, 1.5 महीना जो समय होता है, उस समय ऐसी फसल बोई जाती है जिनमें पानी ज़्यादा होती है। जो सब्जियां होती है जैसे खरबूजा होता है, तरबूज होता है, खीरे होता है, ये सब्जियां इस फसल में बोई जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, जायद की फसलें कहते हैं। देखिए तीनों फसलों की एक हमें सूची बना लेनी चाहिए बच्चों को ज़्यादा याद रखने के लिए, और इनको नोट करना चाहिए कि रबी की फसल में और साथ में कौन कौन सी सब्जियां बोई जाती है, कौन से फ्रूट उस समय आते हैं, कौन कौन से फूल आते हैं। तो अपने ज्ञान के वर्धन के लिए आपको क्या करना चाहिए, इनकी सूची बना लेनी चाहिए। खरीफ की फसलों की सूची बना लीजिए, जायद की फसलों की सूची बना लीजिएगा। मुख्य खाद्यान्न भारत के क्या है, देखिए मुख्य खाद्यान्न भारत के चावल, गेहूं और मक्का है। ज़्यादातर एरिया में भारत में चावल खाए जाते हैं और गेहूं का उत्पादन किया जाता है। देखिए अब आपको ध्यान रखना चाहिए, चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है। जैसे कि पंजाब को गेहूं का कटोरा कहा जाता है। जब से हरित क्रांति आई है पंजाब के अंदर गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा हुआ है। तो पंजाब को भारत की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि पंजाब भारत की रोटी की टोकरी, कहने का मतलब है कि रोटी की टोकरी का
अर्थ ये मान ले कि विशाल मात्रा में गेहूं का उत्पादन और उसकी आपूर्ति होती है, पंजाब से होती है, और गेहूं रोटी बनाने के लिए प्रमुख खाद्यान्न है। और पिछले 15 वर्षों में देखा जाए तो पिछले 15 वर्षों के अंदर पंजाब जो है वो क्या कर रहा है, गेहूं का उत्पादन ज़्यादा कर रहा है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हरित क्रांति के माध्यम से हमारे देश में क्या हुआ है, इन चीज़ों का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ है, बढ़ा है। अब हम देखते हैं कि मोटे अनाज, मोटे अनाज में देखिए क्या आता है, जवार आता है, बाजरा आता है, रागी आता है। जवार, बाजरा, रागी है, ये किस में आता है, मोटे अनाज में आता है। बाजरा ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पैदा होता है, राजस्थान में होता है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में होता है, तीसरे नंबर पे बाजरा का उत्पादन गुजरात में होता है। तो ये हमें मैप के नक्शे में भी देख लेना चाहिए कि बाजरा का प्रथम उत्पादक कहाँ है। ये तीनों स्टेट आपको मैप में भर के देखने कि राजस्थान पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर गुजरात है। रागी की बात करते हैं तो रागी सबसे ज़्यादा होता है, बाजरा के जैसा ही होता है, बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है। रागी का उत्पादक सबसे ज़्यादा कर्नाटका में होता है, दूसरे नंबर पे कहाँ पे, तमिलनाडु में होता है। और जवार का उत्पादन होता है मोटे अनाज में, ये कहाँ, आंध्र प्रदेश में पहले नंबर पे होता है, महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पे होता है, तीसरे नंबर पे कहाँ पे होता है, मध्य प्रदेश में होता है। दालें बात करते हैं, दालें व्यक्ति के शरीर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है और भारत दालों के उत्पादन में क्या है, बहुत ज़्यादा सफल देश है, यानी कि उत्पादन करने में बड़े अच्छे तरीके से भारत में दालों का उत्पादन होता है। हर तरह की दाल होती है। तो दालों में उड़द दाल, मूंग दाल, हरड़, मसूर, मटर और चना, ये दालें भारत में पैदा होती है। तिलहन, तिलहन नाम से ही है, जिन फसलों से हम क्या करते हैं, तेल निकालते हैं और उन तेल का हम क्या करते हैं, खाने में और साबुन बनाने में और सौंदर्य पदार्थ बनाने में और हर एक चीज़ में उनका इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारे लिए उपयोगी है। अब देखिए मूंगफली, मूंगफली एक तरह से ड्राई फ्रूट भी आता है, कच्ची भी मूंगफली खाते हैं हम लोग और साल भर इनका उपयोग करते हैं। सरसों, नारियल का तेल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोले, इन सारी चीज़ों का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये भारत में अलग अलग राज्यों में पाया जाता है। इनकी सूची बनाकर मैप के आधार से बच्चों को क्या कर लेना चाहिए, उनको लिखना चाहिए। और जितने भी क्वेश्चंस को मैं बार बार आपको बताती हूँ उनको आपको कॉपी में नोट करना क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पेय फसलें, अब देखिए पहली बात तो पेय फसल किसे कहते हैं, देखिए वो फसल जिनको हम क्या करते हैं, पीने के पदार्थ की तरह उपयोग करते हैं, वो हमारी पेय फसल है। जिनको हम क्या खाते नहीं है, उनको सिर्फ हम पीते हैं। तो जिनमें देखिए चाय है, कॉफ़ी और कहवा, इनको हम लोग क्या करते हैं, पीने के लिए एक तरह से ड्रिंक बनाकर हम इनका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये भारत में कहाँ कहाँ, जैसे असम है, दार्जिलिंग है, कहाँ का चाय का उत्पादन होता है, ये हमारे दिमाग में एक तस्वीर होनी चाहिए। कहवा का उत्पादन तमिलनाडु, कर्नाटक, साउथ में जहाँ होता है वो बच्चों के दिमाग में होना चाहिए। कहवा, चाय, कॉफ़ी एक ही है, ये भी हमें पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं बागवानी, बागवानी है वो भी अपने आप में क्या है, एक फसल ही है। बागवानी में क्या क्या चीज़ें आती है, बागवानी में देखिए जितने भी फ्रूट्स आते हैं, जितने भी फलों का उत्पादन भारत में जहाँ जहाँ होता है वो बागवानी। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल है, इनमें क्या होता है कि अलग अलग तरह के आम वगैरह, आम की खेती क्या होती है, इन राज्यों में होती है। और नागपुर की बात करते हैं जो महाराष्ट्र में, चेरापूंजी में, यहाँ पर संतरे का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि हर तरह के फ्रूट हर तरह की ज़मीन पर नहीं होते। तो अलग अलग भौगोलिक आकृति होने के लिए इनका पैदावार अलग अलग देश के कोनों में होता है। केरल की हम बात करते हैं तो केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, तमिलनाडु में केले का उत्पादन होता है। आपने कब देखा होगा कि हमारे यहाँ पर हरियाणा में केले का उत्पादन नहीं होता, इन राज्यों से भारत में केला आता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में लीची का उत्पादन ज़्यादा होता है। आजकल के मौसम में आपने देखा होगा गर्मी में लीची का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ये लीची हमारे पास आती है, कहाँ से आती है, यूपी से आती है। ये लीची कहाँ से आती है, बिहार से आती है। मेघालय, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश इस राज्य में होता है, वहाँ पर अनायास होता है। अनायास आपने देखा होगा, एक कांटे वाला फ्रूट होता है और वो व्यक्ति की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण
होता है। आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र में अंगूर का उत्पादन ज़्यादा होता है। अंगूर का प्रोडक्शंस होता है वो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सेब, नाशपाती, खुमानी का उत्पादन होता है क्योंकि ठंडे इलाके हैं और इस तरह की फलों के लिए इस तरह का एटमॉस्फेयर का होना क्या होता है, ज़रूरी होता है। अब आइए हम बात करते हैं रेशेदार फसलें कौन सी होती हैं। रेशेदार फसल हम उनको कहते हैं जो फसल खाने के काम नहीं आती है, जिन फसल के कपड़े बनाए जाते हैं, दरी बनाई जाती है, डाट पट्टी बनाई जाती है, उनको हम रेशेदार फसलें कहते हैं। ये प्रश्न भी बोर्ड की परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। 2 रेशेदार फसलों के नाम बताइए। रेशेदार फसल किसे कहते हैं? देखिए, कपास की फसल आपने देखी होगी कैसे उगाया जाता है। सफ़ेद गोल गोल उनमें फल आता है और जब वो पक जाता है तो रुई निकलती है उसमें, उस रुई से हर तरह के वस्त्र बनाए जाते हैं। जूट होता है, जूट से क्या किया जाता है, ये फसल बनाई जाती है। पटसन, इसको पटसन भी कहा जाता है। सन होता है, ये इसको हम क्या कहते हैं, सुनहरा रेशा कहा जाता है। ये पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। प्राकृतिक रेशम होता है जिससे सिल्क बनाई जाती है। ये फसल होती है जो कपड़े बनाने में, दरी बनाने में, टाट पट्टी बनाने में, पर्दे बनाने में हम इनका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। अब देखिए, हमें कृषि का अगर ज़्यादा उत्पादन करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें अपने कृषि का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमें विकसित करना होगा। नए कृषि यंत्रों को लाना होगा, नए तरह के उर्वरक बनाने होंगे, नए तरह के बीज का हाइब्रिड संकर बीज लागू करना होगा। जमींदारी प्रथा का हमें क्या करना होगा, उन्मूलन करना होगा। और चकबंदी व्यवस्था जो लागी है उसको और ज़्यादा मजबूत करना होगा। जब जाके हम क्या टेक्नोलॉजी बेस हम क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। ये प्रश्न बहुत आता है कि कृषि में संस्थागत सुधार क्या हुए। तो संस्थागत सुधार में ये हुआ, चकबंदी व्यवस्था को लागू कर दिया गया है, जमींदारी उन्मूलन को धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है और नए नए औजार है वो कृषि में क्या किए जा रहे हैं, इस्तेमाल किए जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा हर एक देश की सरकार के लिए आज अहम है। खाद्य सुरक्षा की क्या डेफिनेशन है? खाद्य सुरक्षा को हम ये कहें कि खाद्य सुरक्षा लोगों के लिए क्या करती है। अब देखिए, भोजन मनुष्य की आवश्यकता है। भोजन क्या है? मनुष्य की आवश्यकता है और देश के प्रत्येक नागरिक को भोजन मिलना चाहिए जो उन्हें न्यूनतम पोषण स्तर प्रदान करे। उसको हम क्या कहते हैं, खाद्य सुरक्षा कहते हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा प्रणाली की रचना की गई है, बफर स्टॉक बनाया गया है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू किया गया है जिसको हम क्या कहते हैं, पीडीएस सिस्टम कहते हैं, जिसमें एपीएल बीपीएल कैटेगरी में लोगों को बांटा जाता है। अलग अलग उनका मूल्य निर्धारित किया जाता है और लोगों को फिर बफर स्टॉक से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लोगों को राशन वितरण किया जाता है जिसमें पोषणता का विशेष ध्यान रखा जाता है। और खाद्य सुरक्षा प्रणाली के तहत ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली काम कर रही है। स्कूलों में मिड डे मील की व्यवस्था की गई है। वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा है? अब देखिए, वैश्वीकरण क्या होता है कि विश्व के साथ मिलकर कृषि की जाती है। वैश्वीकरण में भारतीय कृषि पर बहुत प्रभाव पड़ा है क्योंकि भारत में टेक्नोलॉजी का थोड़ा अभाव रहा, तो वैश्वीकरण के कारण भारतीय कृषि का स्वरूप धीरे धीरे क्या हुआ, बदल गया। भारत का किसान तो दुनिया के देशों के किसान के साथ कंपटीशन कर ही रहा है, लेकिन वैश्वीकरण से भारत की कृषि में परिवर्तन आया है। नए नए औजारों का इस्तेमाल होने लगा है, नए नए बीजों का इस्तेमाल होने लगा है, व्यापारिक कृषि को ज़्यादा महत्व दिया जाना लगा है और भारत के किसान जो है वो विदेशी किसानों के साथ कंपटीशन करके ज़्यादा कुछ क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। अब हम बात करते हैं कॉफ़ी उत्पादक राज्य। यह भारत के नक्शे में देखिए, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु ये राज्य जहाँ पर पेय पदार्थ कहवे का उत्पादन किया जाता है। ये मैप में ज़रूर आता है बोर्ड की परीक्षाओं में कि भारत के वो राज्य बताइए जहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। तो मैप में दर्शाइए तीनों राज्य दक्षिण भारत के हैं क्योंकि क्लाइमेट तीनों राज्यों की एक जैसी है, तो यहाँ पर कॉफ़ी का क्या होता है, उत्पादन होता है। कार्बनिक कृषि किसे कहते हैं? आज तक कार्बनिक कृषि को लोग पहले याद नहीं रखते थे, लेकिन वर्तमान समय में कार्बनिक कृषि का लोगों में बहुत ज़्यादा क्या होने लगा है, प्रयोग होने लगा। असम में सबसे ज़्यादा कार्बनिक कृषि का प्रयोग किया जाता था, ऐसा हमें पता है।
देखिए इसमें क्या होता है कि ज़्यादा उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं होता, ज़्यादा कीटनाशकों का इस्तेमाल होता है, रासायनिक खादों का उत्पादन इसमें नहीं किया जाता। इसमें क्या होता है, केवल उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से, झाड़ियों से जो खाद बनता है उसी को हम लोग क्या करते, इसमें क्या करते, इस्तेमाल करते हैं। कृषि को कार्बनिक कृषि कहते हैं, जो देसी चीज़ों के साथ क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ इसी चैप्टर में आपको ये भी पता होना चाहिए कि हरित क्रांति भारत में कब आई और हरित क्रांति के क्या फायदे, श्वेत क्रांति क्या है। तो देखिए हरित क्रांति है वो गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई थी, श्वेत क्रांति दुग्ध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई थी, जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाया जाए, लोगों को उसमें क्या मिले, लोगों को रोजगार भी मिले। इस चैप्टर में इतना ही करना है। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो पहुँचाइए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर